गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? वैदिक ज्योतिष क्लास में जो हम अभी सीख रहे हैं उसका क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 के बारे में आज मैं बताऊंगा। क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए वो दोनों क्लास की मैं अलग से वीडियो बना के यहाँ पे रख रहा हूँ। दो क्लास की वीडियो होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि एक वीडियो थोड़ी लंबी बने। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पूरी वीडियो देखें ताकि क्लास 2 और क्लास 3 में क्या चला है वो आप सही तरीके से समझ लें। यदि आप कोई नए व्यूअर्स हो और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको भी ज्योतिष सीखना है, तो मैं आपको बता दूं कि ये क्लास बिल्कुल फ्री है, इसके कोई चार्ज नहीं है। ना ही ये कोई डेमो क्लास है और ना ही ये कोई प्रमोशनल क्लास है। ये ज्योतिष बिल्कुल फ्री सिखाने के लाइव क्लास में चला रहा हूँ। मैं 3 क्लास खत्म कर चुका हूँ, जिसमें से क्लास 2 और 3 की रिकॉर्डिंग इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भर के आप एनरोलमेंट कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं आज की क्लास के लिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ज्योतिष यदि सीखना है तो ज्योतिष के मुख्य 5 अंग हमें सीखने पड़ेंगे, जिसको हम पंचांग कहते हैं। पंचांग का मतलब होता है 5 अंग। तो 5 अंग क्या होता है? जैसे कि अब वनस्पति में किसी पेड़ है तो उसके जो 5 अंग है वो क्या हो गए? तो उसका मूल, उसका प्रकांड, उसके फल, उसके फूल और उसके पान हो गए। तो ये 5 मुख्य अंग हो गए। उसी तरह ज्योतिष शास्त्र के भी 5 मुख्य अंग है, जिसको हम कहते हैं तिथि, करण, वार, नक्षत्र और योग। यदि ये पांचों चीजों को हम जान गए तो हम आकाश मंडल में घूमने वाले सभी ग्रहों की गति को समझ सकेंगे और उसका ज्योतिषीय प्रभाव हमारे जीवन पे क्या पड़ता है उसको भी हम जान सकेंगे। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं तिथि क्या होता है। तिथि क्या होती है? तो जैसे कि आपको पता है कि हर महीने को एक दिन अमावस्या होती है, जिस दिन चांद बिल्कुल नहीं दिखता है। चांद ना दिखने का कारण ये है कि सूर्य और चंद्र दोनों एक ही जगह पे, एक ही अंश के युति पे खड़े होते हैं। अभी सूर्य से चंद्र की गति थोड़ी ज्यादा है, तो सूर्य धीरे धीरे आगे निकलना शुरू कर देता है और सूर्य और चंद्र के बीच में 12 अंश का जब एक कोण बनता है, मतलब कि सूर्य से चंद्र चंद्र 12 अंश 12 डिग्री दूर चला जाता है, तब एक तिथि बनती है। उसके बाद 12 से 24 जाता है तो दो तिथि बनती है। 24 से 36 डिग्री जाता है तो तीन तिथि बनते हैं। ऐसे करते करते चंद्र फिर से सूरज के पास आता है, फिर से अमावस्या आती है और चंद्र पूरा 360 डिग्री घूमता है। तो जब चंद्र अपना 360 अंशमान पूर्ण करता है, तब वो 30 बार अलग अलग तिथियां बनाता है। इस तरह से हमारे कैलेंडर महीने में 30 तिथि होती है। करण, तो करण क्या होता है? तो करण होता है कि सूर्य और चंद्र वो तिथि की तरह ही होता है। सूर्य और चंद्र के बीच में 6 अंश का मतलब 6 डिग्री का जब अंतर आता है, तब एक करण बनता है। मतलब कि प्रत्येक तिथि में 2 करण होते हैं। कुल 11 प्रकार के करण होते हैं, जिसमें से 4 अचर करण और 7 चर करण होते हैं। करण के बारे में हम आपको आगे करण वाले टॉपिक में डिटेल्स में बताएंगे। अभी पंचांग का तीसरा महत्वपूर्ण अंग है, वो है वार। आपको पता होगा, हम वार तो हर रोज अपने जीवन में यूज करते हैं, जैसे कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, ऐसे अलग अलग वारों को हम अपने जीवन में रोज यूज करते हैं। तो वार क्या होता है? तो हम आज के आधुनिक तारीख और आधुनिक समय में हम वार को समझते हैं कि रात को 12 बजे वार बदल जाता है। क्यों? क्योंकि हम ग्रीनविच घड़ी को इस्तेमाल करते हैं, जो लंदन का ग्रीनविच टाइम जोन हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस टाइम जोन के हिसाब से
हर रात को 12 बजे वो दिन बदल लेता है। लेकिन हमारी शास्त्रीय परंपरा, हमारे हिंदू परंपरा, हमारे सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय का जो समय होता है उसको हम वार कहते हैं। कुल 7 वार होते हैं, सोम रविवार से लेके शनिवार तक। 7 ग्रहों के मुख्य 7 ग्रहों के नाम पर 7 वारों का नाम दिया गया है। और वार कभी मध्य रात्रि को तो बदलता ही नहीं है। उसके बाद जो आया वो नक्षत्र। तो जो नभमंडल है, मतलब कि आप आकाश के सामने देखते हैं और आपको जितना भी आकाश दिखाई दे रहा है वो, मानो कि अभी आप देख रहे हो तो पूर्व से लेके पश्चिम तक आपको जितना भी आकाश दिख रहा है वो उसका आप मान निकालोगे तो 180 डिग्री मतलब आधा आकाश दिख रहा है। जब पृथ्वी अपनी परिक्रमा करेगी तो बाकी का आधा आसमान दिखेगा। मतलब कि पूरी पृथ्वी जब गोल घूमती है तो आपको पूरा आकाश दिखता है, जिसके मान है अंशमान है 360 डिग्री, मतलब कि 360 अंशमान है। अभी इस 360 अंशमान के हम बराबर से हिस्से करेंगे, बराबर से 27 हिस्से करेंगे तो हमें हर 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र मिलेगा। मतलब कि हम यहाँ से आकाश की तरफ देखते हैं और 13 डिग्री और 20 कला का इस प्रकार से एक कोण बनाते हैं। आप चलो यहाँ पे खड़े हैं, आप यहाँ पे खड़े हैं और आपने आसमान पे एक ये ऐसा करके और एक ऐसा करके ये जो कोण बनाया वो 13 डिग्री 20 अंश कला का बना। तो ये आपका एक नक्षत्र हो गया। ऐसे कुल 27 नक्षत्र होते हैं जो बारी बारी आते हैं। 27 नक्षत्रों के नाम, 27 नक्षत्रों के गुण, उसके ग्रह स्वामी, वो सभी हम नक्षत्र को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। नक्षत्र के बाद योग आता है। योग क्या है? तो जैसे कि हमने तिथि में एक चीज हमने समझी कि सूर्य और चंद्र वो दोनों के अंश का जो डिफरेंस आ रहा था, जो बादबाकी आ रही थी, वो 12 डिग्री से जब ज्यादा होती थी तब तिथि बनती थी। लेकिन सूर्य के अंश प्लस मतलब उसका उसमें जोड़ना है, सूर्य के जो भी अंशमान है उसमें चंद्र के अंशमान जब जोड़ते हैं तो जो बनता है उसको बोलते हैं योग। योग भी नक्षत्र की तरह 27 होते हैं, क्योंकि हम सूर्य जिस नक्षत्र में होता है उसके अंशमान और चंद्र जिस नक्षत्र में होते हैं उसके अंशमान का जोड़ करते हैं, और जिसके जोड़ करके जो मिलता है उसको ही हम योग बोलते हैं। योग हालांकि आप फलित ज्योतिष जानना चाहते हैं तो योग आपके लिए इतना उपयोगी नहीं है, परंतु यदि आप मुहूर्त वगैरह जानना चाहते हैं तो योग एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट रहेगा। थोड़ा सौर सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। सौर सिद्धांत मतलब सूर्य की पृथ्वी के आसपास की गति। हाँ जी हाँ, हम जानते हैं कि सूर्य है वो पृथ्वी के आसपास नहीं, पृथ्वी सूर्य के आसपास घूमती है। लेकिन जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो हमें लगता है कि सूर्य पृथ्वी के आसपास घूमता है। इवन सारे ग्रह, चंद्र, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, जो भी ग्रह है वो सारे ग्रह पृथ्वी के आसपास घूमते हमें दिखाई देते हैं। तो यदि हमें वो सारे जो उसका पाथ है, सूर्य का पाथ, चंद्र का पाथ, पृथ्वी का माफ करना बुध का पाथ, तो सारे ग्रहों का पाथ के एक डॉटेड लाइन बनाते हैं आकाश में, तो एक चक्र बनता है। उस चक्र को हम बोलते हैं क्रांति वृत्त। यदि हमने सूर्य की जो डॉटेड लाइन बनाई है इस प्रकार से, जैसे कि आप ये इसमें देख रहे हो, तो इसको हम बोलते हैं सूर्य का क्रांति वृत्त। ये जो डॉटेड लाइन है यहाँ पे आपको दिख रही है उसको हम बोलेंगे क्रांति वृत्त। हम शॉर्ट में क्रांति वृत्त बोलेंगे, सूर्य का नहीं बोलेंगे। जब चंद्र की बात आएगी या किसी ग्रह की आएगी तो उसके आगे हम उस ग्रह का नाम जोड़ देंगे। लेकिन जब सिर्फ क्रांति वृत्त ये वर्ड यूज करते हैं तो वो क्रांति वृत्त सूर्य का रहे। तो जब भी हम दृष्टि बिंदु और दृष्टिकोण की बात करें तो उसको समझना है कि हम पृथ्वी से आकाश की तरफ देख के जो हमें दिख रहा है उसके मानांकों के हिसाब से हम गणना करते हैं। अभी काल गणना 2 प्रकार की होती है। सूर्य और पृथ्वी की जो गणना के हिसाब से काल गणना हमने
दो प्रकार की गिनी है, जिसमें से एक है सायन और दूसरी है नीरियन। नीरियन में हम क्या करते, पृथ्वी को के सेंटर से एक लाइन बना के भूमध्य केंद्रीय पृष्ठ एक बनाते हैं, और उसके सापेक्ष में हम पूरी सारे नक्षत्रों की गणना करते हैं। नीरियन के अंदर हम हमेशा एक बात एज्यूम करते हैं कि सारे नक्षत्र उसके उसी स्थान पे है और वो हिलते नहीं है। मतलब कि आज से हजारों साल पहले भी नक्षत्र उसी स्थान पे थे, आज भी वहीं पर है, और उसके हिसाब से हम काल गणना करते हैं, जिसको नीरियन पद्धति बोलते हैं। तो दोस्तों, सूर्य है वो जिस तरह से चंद्र पृथ्वी के आसपास घूमता है, जिस तरह से पृथ्वी माफ करना, सूर्य के आसपास घूमती है, उसी तरह अपना सूर्य है वो अपनी आकाश गंगा हमारे मिल्की वे की गैलेक्सी के आसपास घूमता रहता है। सूर्य जब भी चलायमान होता है, तो हर साल में बहुत ही कम अंश के अंदर सूर्य अपनी जगह बदल देता है। ये अंश बहुत ही कम होता है, तकरीबन 76 ईयर, मतलब कि 76 या 78 साल के अंदर सूर्य 1 डिग्री जितना, मतलब कि एक अंश जितना अपनी पुरानी जगह से थोड़ा सा हिल चुका होता है। मतलब कि आज 17 अक्टूबर है और 2022 है, तो आज जो सूर्य हमें जो दिखाई दे रहा है, आज से 76 साल पहले, मतलब कि 17 अक्टूबर 1946 से यस 17 अक्टूबर 1946 में ये सूर्य यहाँ से 1 डिग्री थोड़ा पीछे होगा। ये थोड़ा 1 डिग्री पीछे की तरफ होगा, और अगले 76 सालों के बाद 1 डिग्री आगे की तरफ होगा। तो ये सूक्ष्म जो डिग्रियां है, उसका कैलकुलेशन साइन गणित में लिया हुआ है, जिसकी वजह से साइन और नीरियन गणित में ऑलमोस्ट सूर्य की गति को लेकर 23 डेज का अभी फर्क पड़ चुका है। मतलब कि आपको पता होगा कि हम लोग 14 जनवरी को मकर संक्रांति का उत्सव मनाते हैं। तो हम ये हमारा नीरियन गणित के हिसाब से 14 जनवरी में सूर्य है वो मकर राशि में संक्रांति करता है, लेकिन सायन गणित के हिसाब से 22 दिसंबर को सूर्य मकर राशि में संक्रांत कर देता है। मतलब कि हुए ना 22 दिन, ऑलमोस्ट 22 या 23 दिन हो गए। तो ये 22-23 दिनों का फर्क सायन और नीरियन में होता है। अभी लोग ये सोचेंगे कि तो कौन सा गणित सही करे, सायन या नीरियन? तो हमारे विद्वान और पंडित लोग कहते हैं कि हम हमारे ऋषि मुनियों ने जब ये ग्रंथ लिखा था, जब ये गणनाएं की थी, तो उस वक्त पे उन्होंने नीरियन के हिसाब से ही सारी गणनाएं की थी। तो हमें भी जब ज्योतिष विद्याएं या ज्योतिष के फलादेश के अंदर ग्रहों की गति को जानना हो, तो हमें नीरियन पद्धति से ही आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए हमारे सारे त्योहार नीरियन पद्धति के हिसाब से या तो नीरियन गणित के हिसाब से चलते हैं। हमारा भारत का नया कैलेंडर बना था, कैलेंडर सुधारणा समिति जब रचाई गई थी, तो उसके अंदर हमने सायन सौर वर्ष को कंसिडर किया। तो जो जो भी हमारी ऋतु है वो सायन सौर वर्ष के हिसाब से बदलती है। ठीक है, समझेंगे। तो यदि हम पृथ्वी से, सूर्य पूरे साल में पृथ्वी के आसपास एक चक्कर लगाता है। देखिए, मैं फिर से बोलता हूँ कि पृथ्वी सूर्य के आसपास भले ही चक्कर लगाती है, लेकिन जब हम ज्योतिष शास्त्र सीखते हैं तो हम दृष्टि बिंदु की बात करेंगे, और जब हम दृष्टि बिंदु की बात करते हैं तो हम ये पृथ्वी पर बैठे बैठे पृथ्वी की सापेक्ष में सारे ग्रह पृथ्वी के आसपास घूम रहे हैं, इस बात को हम कंसिडर करेंगे, उस बात को हम मानेंगे। तो जब हम पृथ्वी पर खड़े हैं और हम सूर्य की जो अपनी दिशा बदल रहे हैं, तो पूरे साल में हम उसकी दिशा को देखेंगे, तो आपको ये दिख रहा है ऐसा एक डॉटेड लाइन जैसा, ये पूरा वृत्त बनता है। इसको हम बोलते हैं क्रांति वृत्त। जो पृथ्वी का भूकेंद्रीय समतल बिंदु है, वहां से लेके जो एक रेखा बनती है, ये जो रेखा बनती है इसको हम बोलते हैं भूकेंद्रीय रेखा, और उसके आसपास जो पृष्ठ बनता है उसको हम बोलेंगे भूकेंद्रीय पृष्ठ। तो ये भूकेंद्रीय पृष्ठ है वो क्रांति वृत्त के साथ जिस जगह पे क्रॉस करता है, जिस जगह को छेदता है, उस जगह को हम बोलते हैं वसंत संपात
बिंदु। तो ये वाले बिंदु को हम बोलेंगे, जैसे आप ध्यान से देखना, ये वाले बिंदु को हम बोलेंगे वसान संपात बिंदु। इस वाले बिंदु को बोलेंगे हम शरद संपात बिंदु। वसंत संपात बिंदु हर मार्च महीने की 21 तारीख को आता है और शरद संपात बिंदु सितंबर महीना की 21 तारीख को आता है। जब वसंत संपात बिंदु आता है तब सूर्य सायन सौर वर्ष के हिसाब से सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। जब वसंत संपात बिंदु आता है तो उस दिन से सूर्य उत्तर गोले में, मतलब कि यहाँ पे उसके किरणें पड़ना शुरू हो जाती है और वो 21 जून तक से लेके 21 जून से लेके अप टू 21 सितंबर तक उसकी किरणें उत्तर गोले पे पड़ी रहती है। उसके बाद आता है दक्षिण गोल आता है, जबकि 21 सितंबर का दिन आता है तो 21 सितंबर से लेके 21 मार्च तक सूर्य की किरणें यहाँ दक्षिण की तरफ गिरती रहती है, यहाँ पे गिरती है। तो जब सूर्य की किरणें उत्तर की तरफ उत्तर गोले पे गिरती है तो उसको हम उत्तर गोल बोलते हैं, और जहाँ पे सूर्य की किरणें दक्षिण गोल में पड़ती है उसको हम दक्षिण गोल कहते हैं। 21 मार्च से लेके 21 सितंबर का जो समय है वह उस समय पे सूर्य उत्तर गोल में रहता है, और 21 सितंबर से 21 मार्च का जो समय है उसमें सूर्य दक्षिण गोल में रहता है। मतलब कि जो सूर्य की किरणें हैं वो दक्षिण दिशा में पड़ती है। या तो हम पृथ्वी से जब सूर्य देखते हैं तो दक्षिण की ओर मुड़ा हुआ दिखता है। इसके अलावा दो अयन होते हैं, एक होता है उत्तरायण और दूसरा होता है दक्षिणायन। उत्तरायण में सूर्य उत्तर की तरफ धीरे धीरे प्रस्थान करना शुरू होता हुआ हमें दिखता है, और दक्षिणायन में सूर्य दक्षिण की तरफ प्रस्थान करता हुआ दिखाई देता है। उत्तरायण हमारे हिंदू संस्कृति में उत्तरायण को देवों का दिन माना जाता है, देवों के दिन की शुरुआत मानी जाती है, और दक्षिणायन को दानवों के दिन की शुरुआत मानी जाती है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे 6 ऋतुएं होती है। 6 ऋतुओं का नाम है शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हर 2-2 महीने की एक ऋतु होती है। जब सूर्य मकर में संक्रांति करता है तब से शिशिर ऋतु बैठती है और हमें ठंड थोड़ी सी कम लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद की ऋतु आती है वसंत। जब सूर्य मीन और मेष राशि में संक्रांति करता है तब वसंत ऋतु आती है। वसंत ऋतु में पुष्प खिलते हैं और वहां से हमें गर्मी की शुरुआत भी होती है। वसंत ऋतु ठंडी और गर्मी दोनों ऋतुओं की मिक्स ऋतु है, इसलिए उसको ऋतु संधि भी कहते हैं। उसके बाद आती है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म में बहुत गर्मी पड़ती है क्योंकि वसंत के बाद सूर्य मेष राशि में आ गया होता है। तो मेष, जैसे मैंने बोला, वसंत संपात बिंदु में चला जाने के बाद सूर्य की सीधी किरणें उत्तर गोल में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें बहुत गर्मी लगती है, इसलिए गर्मी बढ़ती है और वो ग्रीष्म ऋतु शुरू हो जाती है। उसके बाद आती है वर्षा ऋतु। जून, जुलाई, अगस्त का जो महीना होता है उसमें बारिश होती है। बारिश के बाद जो अभी जो चल रही है वो है शरद ऋतु। अभी शरद खत्म होने को आई है और कुछ एक आध महीने के अंदर हेमंत ऋतु शुरू हो जाएगी, जिसमें बहुत जोर की ठंड पड़ेगी। तो ऋतुओं के बाद अभी हम चलते हैं 12 महीनों पे। जैसे कि अंग्रेजी महीने आप जानते हैं जनवरी, फरवरी से दिसंबर लेके उसी तरह हिंदुओं के भी 12 महीने माने गए हैं। जब अमावस्या से लेके अमावस्या या पूर्णिमा से लेके पूर्णिमा, चंद्र एक पूर्णिमा से लेके दूसरी पूर्णिमा, या चंद्र एक अमावस्या से लेके दूसरी अमावस्या तक आता है तो एक मास माना जाता है। इस मास में सूर्य अपनी संक्रांति करके एक राशि से दूसरी राशि में चला जाता है। हमारे भारत में दो प्रकार के मास बदलने के दो प्रकार के तरीके हैं। एक को हम बोलते हैं पूर्णांत और दूसरे को बोलते हैं अमासांत। जैसे कि हमारे भारत में दो प्रकार के कैलेंडर को मान्यता मिली है। एक शक कैलेंडर होता है जिसमें वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है, और दूसरा कैलेंडर होता है जो उसको विक्रम संवत बोलते हैं, जिसके अंदर साल की शुरुआत कार्तिक महीने से होती है।
उत्तर भारत की बात करते हैं तो चैत्र महीने के बाद साल बदल जाता है। लेकिन जब मध्य भारत की, गुजरात की, ये सब प्रदेशों की बात करते हैं जहाँ पे विक्रम संवत कैलेंडर माना जाता है, तो कार्तिक महीने के बाद साल बदल जाता है। तो जैसे कि हमने देखा कि 12 महीने होते हैं, तो हर महीने में 30 तिथियां होती है। तिथि कुल 30 होती है और उस तिथि को दो पक्ष होते हैं, एक होता है शुक्ल पक्ष, दूसरा होता है कृष्ण पक्ष। हर पक्ष में 15 तिथियां आती है। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेके पूर्णिमा तक की तिथियां आती है और कृष्ण पक्ष में भी प्रतिपदा से लेके अमास तक की तिथियां आती है। जैसे कि मैंने आगे कहा, महीने दो प्रकार से माने जाते हैं। उत्तर भारत में ज्यादातर पूर्णिमांत महीना होता है, मतलब पूर्णिमा के बाद महीना बदल जाता है। जबकि मध्य भारत और दक्षिण भारत में अमासांत महीना होता है, मतलब कि अमावस्या के दिन के बाद महीने को बदलने का माना जाता है। दोनों की काल गणना में कोई फर्क नहीं है, फर्क है तो सिर्फ मानने या ना मानने में। तो अभी तिथियां टोटल अब कुल 30 प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहली प्रतिपदा, उसको हम पड़वा भी बोलते हैं। उसके बाद द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, उसके बाद 10वीं आती है, फिर 11वीं, इसको हम एकादश भी बोलते हैं, द्वादश, द्वादश भी बोलते हैं, त्रयोदश और चतुर्दशी। चतुर्दशी के बाद जो आती है, यदि वो शुक्ल पक्ष है, मतलब कि ये शुक्ल पक्ष है, तो उस दिन की जो तिथि होगी उसको हम बोलेंगे। चतुर्दशी के बाद की जो तिथि आती है, यदि वो शुक्ल पक्ष की तिथि है, मतलब कि चतुर्दशी आई और उसके बाद शुक्ल पक्ष चल रहा है और चतुर्दशी की तिथि आई, तो उसके बाद जो तिथि आएगी उसको हम बोलेंगे पूर्णिमा। और यदि वो कृष्ण पक्ष है, मतलब कि कृष्ण पक्ष के बाद की, चतुर्दशी के बाद की जो तिथि आएगी उसको बोलते हैं अमास। अमावस्या के बाद हम, मतलब कि ज्यादातर मध्य भारत के अंदर अमावस्या के बाद महीने बदलने का रिवाज है, जबकि उत्तर भारत में पूर्णिमा के बाद महीना बदलने का रिवाज है। तिथि के बाद अब हम कर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने तिथियों में देखा कि सूरज और चंद्र के बीच में 12 अंश का फर्क होता है, तब एक तिथि बनती है। उसी तरह कर्ण में सूर्य और चंद्र के बीच में 6 अंश का जब फर्क आता है, तब एक कर्ण बनता है। उसके बाद 12 अंश का फर्क आएगा, तब दूसरा कर्ण बनेगा। मतलब कि एक तिथि में 2 कर्ण होते हैं। इस प्रकार कुल 30 तिथियों में 60 करण हुए, मतलब कि एक महीने में कुल करण आते हैं 60। अब इस करण के प्रकार कितने होते हैं, तो करण कुल 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें से 4 करण है उनको हम अचर करण कहते हैं और बाकी के 7 करणों को चर करण कहते हैं। अचर करणों में आएगा, उसका नाम होगा सबसे पहले स्तुग्न, शकुनी, चतुष्पद और नाग। ये जो 4 करण है वो अचर करण है, वो सिर्फ एक ही बार आते, मतलब कि पूरे महीने में ये 4 करण सिर्फ एक ही बार आते। बाकी के जो 7 करण है वो उसके नाम इस प्रकार के हैं: बौ, बालव, पौलव, तैतिल, घर, वणिज, माफ करना ज थोड़ा ऐसा रह गया, और भद्रा। भद्रा को विष्टि भी बोलते हैं। मतलब कि ये 7 करण है वो बार बार रिपीट हो गए। अभी शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है, मतलब कि यदि हम एक ऐसा एक कैलेंडर बना लेते, यहाँ पे एक शुक्ल पक्ष है, यहाँ पे कृष्ण पक्ष है, यहाँ पे प्रतिपदा है और यहाँ पे चरण एक है और माफ करना, करण एक है और यहाँ पे करण 2 है। तो कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है
उसका पहला आधा हिस्सा मतलब कि पहला करण बनेगा, जिसको हम बोलेंगे किंस्तुगन, जिसको हम बोलेंगे किस्तुघ्न, किस्तुघ्न बोलेंगे। उसके बाद जो दूसरा चरण है वहां पे आएगा बौ, बौ। उसके बाद आएगा बालव, मतलब कि द्वितीय का जो पहला चरण है वो बनेगा बालव। ऐसा करते करते कृष्ण पक्ष की, ये अपना कृष्ण पक्ष मान लीजिए, उसकी चतुर्दशी का आखिरी करण, जैसे नीचे लिखा है कृष्ण भक्ति चतुर्दशी का, मतलब कि चतुर्दशी का जो दूसरा है, पहला करण और ये जो दूसरा करण है उसको हम शकुनी करण कहेंगे। उसके बाद आएगा चतुष्पाद और उसके बाद नाग आएगा, मतलब कि अमावस्या के दिन चतुष्पाद और नागकरण आएंगे। इस तरह स्तुग्न, शकुनी, चतुष्पाद और नाग, ये चार करण कभी भी नहीं रिपीट हो गए एक महीने में, वो दोबारा पुनरावर्तित नहीं हो गए। जैसे कि मैंने एक स्लाइड बना के रखी है, उसको जरा सा आप ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे पता चलेगा कि प्रतिपदा है, यहाँ पे शुक्ल पक्ष है और यहाँ पे कृष्ण पक्ष है। तो कृष्ण पक्ष की जो प्रतिपदा है वहां का पहला चरण आ गया किस्तुग्न। उसके बाद जो दूसरा चरण बनेगा वो बनेगा बव। उसके बाद जो द्वितीय की दूज का पहला करण बनेगा बालव। उसके बाद द्वितीय द्विज का तीसरा कर्ण बनेगा कौलव। कौलव, उसको कौलव बोलेंगे, कौलव। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए, आपके दिमाग में ये सारी बातें छप जाए। अभी तृतीया है, शुक्ल पक्ष की तृतीया का पहला कर्ण कौन सा बनेगा, तो बालव के बाद आए, कौलव के बाद आएगा तैतिल, तैतिल। उसके बाद तैतिल के बाद दूसरा कर्ण आएगा वो है घर। घर के बाद चतुर्थी का पहला कर्ण आएगा, उसको हम बोलेंगे वणिज। और वणिज के बाद जो दूसरा कर्ण आएगा उसको हम बोलेंगे विष्टि। विष्टि को भद्रा भी बोलते हैं। अभी विष्टि तक आ गया। अभी उसके बाद क्या है, तो उसके बाद बव से हमें सातों करण को बारी बारी दोबारा पुनरावर्तित लिखना है। मतलब कि शुक्ल पक्ष की जो पंचमी का पहला करण होगा वो फिर से बनेगा बव। उसके बाद फिर से बालव। उसके बाद कौलव में सिर्फ पहला वर्ड लिखता हूं ताकि लिखने में थोड़ा सा जल्दी रहे। उसके बाद तैतिल, उसके बाद घर, उसके बाद वणिज और फिर उसके बाद फिर से आएगी विष्टि। मतलब कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी का जो पहला करण है वो विष्टि बनेगा। अभी दूसरा करण कौन सा बनेगा, तो फिर से बनेगा बव। तो फिर यहाँ पे भी मैं लिखूंगा बव, फिर आएगा बालव, फिर आएगा कौलव, फिर से माफ करना, हाँ बालव कौलव, फिर आएगा तैतिल, तैतिल के बाद घर, घर के बाद वणिज, वणिज के बाद विष्टि। तो ये तीसरी बार ये हो गया। अभी हमें देखो टोटल 40 60 करण है, उसमें से 4 करण चर है, मतलब कि उसके बाद बच्चे कितने 56, 56 और टोटल करण कितने हैं 7। तो 7 इंटू 8 मतलब 7 अट्ठा 56, मतलब कि ये 7 करण 8 बार एक महीने में रिपीट होते हैं। अभी मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। वो आएगा बवकरण, उसके बाद बालव, उसके बाद कौलव, उसके बाद तैतिल, उसके बाद घर, उसके बाद वणिज और पूर्णिमा का जो पहला चरण होगा वो बनेगा विष्टि। और विष्टि के बाद फिर से कौन सा आएगा, फिर से आएगा बव। विष्टि के बाद मतलब पूर्णिमा का जो दूसरा करण बनेगा वो बनेगा बव। अभी पूर्णिमा के बाद आएगा कृष्ण पक्ष शुरू हो जाएगा। तो कृष्ण पक्ष की पहली तिथि को हम बोलेंगे प्रतिपदा। प्रतिपदे का जो पहला करण है वो बनेगा बालव। क्यों बालव बना, क्योंकि यहाँ पे पूर्णिमा का आखिरी करण था बव, तो बव के बाद कौन सा आएगा बालव। ये सीरीज जो 7 करण की सीरीज है वो आपको मुंह जबानी याद रखनी है
ताकि आपको इसको समझने में आसानी रहे। तो बलव बालव के बाद आएगा कौलव, कौलव के बाद तैतिल, तैतिल के बाद घर, घर के बाद वणिज, वणिज के बाद विष्टि, उसके बाद फिर से वही संख्या को हमें रिपीट करना है और उसके बाद एक और बार करना है। ऐसे ऐसे एकादशी जब आएगी कृष्ण पक्ष की, तो वहां पर भी बव, बालव, कौलव, तैतिल, घर, वणिज और विष्टि तक के हमारे सारे करण पुनरावर्तित हो गए। लेकिन जब कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का जब दूसरा जो करण बनेगा वो विष्टि के बाद फिर से बव नहीं बनेगा। उसके बाद चतुर्दशी का जो दूसरा करण है वो बनेगा शकुनी। शकुनी अचर करण है, वो पूरे महीने में एक ही बार आता है। उसके बाद आएगी अमावस्या। अमावस्या का पहला करण हमेशा चतुष्पद रहेगा और दूसरा करण नाग रहेगा। इस तरह से हमने कुल 60 करणों के बारे में 60 करणों के बारे में समझा। करण पंचांग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्यों? क्योंकि करण दिन में 2 बार आते हैं, मतलब को रात और दिन का फर्क भी दिखाते हैं और अच्छे और बुरे मुहूर्त का भी हमें फर्क दिखाते हैं। ज्यादातर किस्तुघ्न, चतुष्पद, शकुनी, नाग और विष्टि ये 5 करणों को बहुत अच्छा नहीं माना गया है। कुछ कुछ तिथियों में विष्टि मतलब भद्रा करण को अच्छा माना गया है, कुछ तिथियों में नहीं माना गया है। उसके बारे में हम आगे डिटेल में देखेंगे। करण के बाद हम आगे चलते हैं वार के बारे में। जैसे कि मैंने आगे बता दिया है, वार कुल 7 होते हैं। हमारे कुल 7 ग्रह होते हैं और उसी 7 ग्रहों के नामों से हमने 7 वार के नाम रखे हैं। अभी देखो दिन अभी मैंने पहले बताया, वैसे वार आधी रात को नहीं बदलता है। वार बदलता है सूर्योदय से लेके सूर्योदय। जैसे कि आज सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ है और कल दोबारा सूर्योदय होगा, तब तक के जो समय है उसको हम वार बोलते हैं। वारों के नाम ग्रहों के नामों से रखा गया है। सबसे पहला ग्रह है सूर्य, फिर चंद्र, फिर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। अभी जैसे आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसी तरह एक वार में भी 24 होरा होती है। अभी होरा क्या होती है? होरा का पूरा नाम है अहोरात्रि। रात्रि। अभी अहोरात्रि में से अहो का मतलब होता है दिन, रात्रि का मतलब होता है रात। तो अहो में से हो और रात्रि में से रा लेके जो बनाया उसको हमने कहा होरा। होरा दिन में कुल 24 होते हैं और हर होरा एक एक ग्रह को भुगतती है। मतलब कि मतलब कि हर एक होरा एक ग्रह के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसी 24 होरा होगी। तो अभी ग्रहों के नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। ग्रहों के नाम हम लिखेंगे उसके सूर्य से जो दूरी बनाते हैं, या तो ग्रह अपनी धरी पे एक पूरा चक्कर काटने में जो समय लेते हैं उस समय के हिसाब से हम यहाँ पे ग्रहों के नाम लिखेंगे। तो सबसे ज्यादा समय लेता है वो ग्रह का नाम है शनि। शनि नभमंडल का एक चक्कर लगाने में लगभग 30 साल का समय लेता है। शनि के बाद गुरु आया, गुरु के बाद मंगल, मंगल के बाद आएगा वैसे तो हमारी पृथ्वी, लेकिन मैंने पहले ही बोला है कि हम दृष्टि बिंदु के हिसाब से हम काल गणना करते हैं। पृथ्वी पर तो हम खुद ही है, तो हम पृथ्वी को गिनेंगे नहीं। लेकिन पृथ्वी से हमें क्या दिखता है? सबसे पृथ्वी जितना कौन दूर है? तो वो है सूर्य। सूर्य मंडल में हमें सूर्य दिखता है पृथ्वी से, तो हम पृथ्वी की जगह पे यहाँ पे लिखेंगे सूर्य। सूर्य के बाद जो सबसे ज्यादा समय लेता है वो है शुक्र। शुक्र के बाद बुध और बुध के बाद आएगा हमारा चंद्र। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 ग्रहों के ऐसे नाम हो गए। अभी मैं कहूंगा कि आज का वार है रविवार, तो ये सूर्य है। अभी मैंने बोला कि हर घंटे पे, हर घंटा मतलब दिन की 24 होरा होती है,
और हर होरा किसी एक ग्रह की होरा होती है। तो मानो कि आज सुबह जब सूर्य उगा है तो जो हो रहा है वो हो रहा, यदि सूर्य की हो रहा है तो आज के वार को हम बोलेंगे रविवार। अभी सूर्योदय से हम होरा गिनना शुरू करते प्रति घंटे। तो ये रहा हमारा पहली होरा, फिर ये दूसरी, तीसरी, चौथी चंद्र, पांचवी शनि, छठी गुरु, सातवीं मंगल आ गई। 7 होरा के बाद फिर से और 7 होरा रिपीट होगी, मतलब 8वीं होरा सूर्य की, 9वीं शुक्र की, 10वीं बुध की, 11वीं चंद्र की, 12वीं शनि की और 13वीं गुरु की और 14वीं मंगल की। फिर से हम तीसरी बार गिनेंगे तो 15वीं सूर्य की, शुक्र की 16वीं, बुध की 17वीं, चंद्र की 18वीं, शनि की 19वीं और गुरु की 20वीं हो रहा होगी और मंगल की 21 होगी। उसके बाद 23वीं हो रहा सूर्य की, 24वीं शुक्र की, माफ करना, उसके बाद 22वीं हो रहा सूर्य की, 23वीं शुक्र की, बुध की 24वीं हो रहा होगी और उसके बाद 25वीं जो हो रहा आएगी उस आएगी चंद्र की। जब 25वीं हो रहा आएगी तब दूसरे दिन का सूर्योदय हुआ होगा और वो हो रहा रहेगी चंद्र की। तो चंद्र की होरा की वजह से हम दूसरे दिन का नाम रखेंगे सोमवार। अब इसी तरह आप आगे भी गिनते रहिए। जैसे चंद्र की होरा से गिनो तो चंद्र को 1 दे दो, शनि को 2, गुरु को 3, मंगल को 4, सूर्य को 5, शुक्र को 6, बुध को 7 दे दो। फिर दोबारा गिनो, 7 दो 14, 7 तरी 21, फिर चंद्र की जो होरा होगी 22 होगी, शनि की 23 होगी, गुरु की 24 होगी और जो 25वीं होरा हुई वो हुई मंगल। मतलब कि हम सोमवार के बाद हमेशा आता है मंगलवार। अब उसी तरह से आप मंगल से गिनो, मंगल से गुरु तक 7 हो रहा, फिर से गिनो तो 14, तीसरी बार गिनो तो 21, उसके बाद मंगल 22वीं हो रहा, सूर्य 23वीं हो रहा, शुक्र 24वीं हो रहा और 25वीं हो रहा बनी वो बनी बुधवार। आप इसी तरह से गिनते जाएंगे तो आपको मिलेगा गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि हम हफ्ते के जो 7 दिन के 7 वार है वो रविवार, सोमवार, मंगलवार इस पैटर्न में या तो इस सीरीज में ही क्यों लेते हैं, क्योंकि हम होराओं की गणना के आधार पर लेते हैं। होराओं की गणना हमारी पृथ्वी से ग्रहों की दूरी के आधार पे बनाई गई है। ग्रहों की दूरी के आधार पे उसको एक चक्कर पूरा करने में जो समय लगता है वो समय की गणना को मद्देनजर हमने उसका चयन किया है। मतलब कि शनि, गुरु, मंगल ये हमने पूरा एक सीरीज बनाई, जैसे उसको अनुक्रम दिया है और इस अनुक्रम में हम पूरे दिन की 24 होरा गिनते हैं। मतलब उसको 24 हिस्सों में बांटा है पूरे दिन को और हर एक ग्रह एक होरा को भुगतता है, मतलब प्रत्येक घंटा एक ग्रह का होता है। तो इसी के साथ हम वार को यहाँ पे खत्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने वार तक देखा, ये वीडियो हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। हमारा क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3 का जो भी मेजर टॉपिक्स थे वो हमने यहाँ पे खत्म किए हैं। अभी जो अगला क्लास 4 आएगा जो कल मंगलवार को है उसमें हम सीखेंगे नक्षत्रों के बारे में और योग के बारे में सीखेंगे। नक्षत्र और योग के बाद हमारा पंचांग विभाग पूर्ण हो जाएगा और हम राशियों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आपको ये हमारा सेशन कैसा लगा वो हमें ज़रूर से बताना। अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और यदि आपको भी ज्योतिष सीखने की इच्छा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे गूगल फॉर्म को भर दीजिए और जल्द से जल्द जुड़ जाइए, क्योंकि 5-6 क्लास हो जाएगी उसके बाद लाइव क्लास पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा। और वैसे आपके पास समय नहीं है या आप उस समय पे आप हमसे जुड़ नहीं सकते ऐसा आपको लगता है तो आप हमारे वीडियो को निरंतर देखते रहिए। हम प्रति हफ्ते जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही वीडियो यहाँ पे अपलोड करते जाएंगे। चलो तब तक मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ।
हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।